सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों सहेलियों को मेरा यानी नेहा शर्मा का नमस्कार और मेरा यानी कि रेणु चतुर्वेदी का भी नमस्कार जी। तो रेणु जी, आप बताइए कि आप कैसी हैं? और जो सखी सहेली नहीं सुन रही भाई, उनको भी नमस्कार। हो सकता है कल आपकी कोई सहेली बता देगी तुम्हें भी नमस्कार कहा था, तो जो हमारे भाई बंधु सुन रहे हैं उन्हें भी ढेर सारा नमस्कार जी। उन सभी को नमस्कार जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, और उनको भी जो ये नहीं सुन रहे हैं। बिल्कुल जी। और बहुत सारे लोग सुन रहे हैं क्योंकि आज बड़ा खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस है। तो इसके बारे में हम बहुत अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो तो बताएंगे ही हम, बिल्कुल, है ना। और हम सखी विशेष में महिला तबला वादक अबन मिस्त्री के बारे में भी बातें करने वाले हैं। क्या बात है। और हम घूमने चलेंगे आज अपने महाराष्ट्र में महाबलेश्वर। और अब घूमने फिरने जा रहे, बरसात की बातें भी आ रही हैं, तो मक्खी को दूर भगाने के भी कुछ उपाय तो हमें पता नहीं चाहिए। मतलब आम छीलना शुरू किया नहीं कि मक्खी आ जाती है। बिल्कुल। तो किन किन चीजों से भागे दूर मक्खी, इस पर चर्चा करेंगे। और घूमने चलेंगे तो जाहिर है कि तनाव लॉक हो जाएगा और खुशियां अनलॉक हो जाएंगी। तो घूमना बहुत जरूरी है। और हमारी जो बहनें जो हमारे अलग अलग क्षेत्र में आज वट सावित्री का कुछ पूजा किया उन्होंने, पर्व मनाया जा रहा है, उन सबको हम ढेर सारी बधाई देते हैं ना। तो वट सावित्री के बारे में जो बातें की जाती है वो 2 बार मनाया जाता है। एक ऐसा त्योहार है, कह सकते हैं ना, जो अमावस्या को भी मनाया जाता है और कई जगह पूर्णिमा में मनाया जाता है। यानी कि जेठ मास की अमावस्या आज जो है, अमावस्या आज भी मना रहे हैं। और कुछ लोग, हमारे प्रांत के कुछ लोग जो हैं वो पूर्णिमा के दिन मनाएंगे। तो केवल बताया नहीं जाता है, इस दिन बड़ा बढ़िया बढ़िया खाना बनता है, पूड़ी बनती है, गुलगुला बनता है, और भी अलग अलग बनते होंगे कुछ कुछ व्यंजन। और उसके साथ वट वृक्ष की पूजा की जाती है, यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। और बरगद के पेड़ के बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो एक ऐसा कहते हैं ना, संयुक्त परिवार जब होता है तो उसमें भी हम कहते हैं जो बड़े बुजुर्ग होते हैं बरगद के पेड़ की तरह हैं। सबको जोड़े रखने वाला वो होता है पेड़। जी हाँ। और इसकी छाया बहुत घनी होती है क्योंकि बहुत विशाल होता है। और यही एक ऐसा है जो उसकी जड़ें फिर नीचे की ओर आती हैं, तो इसकी अपनी एक अलग विशेषता है, इसीलिए इसको शायद लगाते हैं। और बहुत सारी जगहों पर हमारी बहनें जो है उसके चारों तरफ मौली यानी कलावा उसको बांधती हैं और पति के दीर्घ आयु की कामना करती हैं। और वहां पर फिर वही पूड़ी गुलगुला बढ़िया बढ़िया पकवान, त्योहार है तो त्योहार में थोड़ी बहुत पूजा और बाकी पेट पूजा तो सारी होती रहनी चाहिए भैया। केवल लेकिन पेट पूजा नहीं नेहा, देखो वट वृक्ष की पूजा करने का मतलब ये है कि पहले तो हम उसे बोएंगे, लगाएंगे, उसकी देखभाल करेंगे, सींचेंगे उसको, फिर कोशिश करेंगे कि कटने ना पाए क्योंकि हमने उसकी पूजा की है ना। कितना अच्छा इसके पीछे जो प्रयोजन है या मंशा जो है वो कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल, है ना। और कुछ नहीं तो आज की तारीख में अगर हमने नहीं भी बोया है तो ढूंढेंगे, तो तलाश करेंगे कि भाई कहाँ है बरगद का पेड़। और बरगद का पेड़ जहाँ होता है उसके आसपास भी वो छोटे छोटे उग जाते हैं उसके कहीं ना कहीं, और अपनी जगह भी बना लेते हैं। और उनकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि मिट्टी को पकड़ के रखती है। बिल्कुल। और हम सब बड़े खुश रहते हैं क्योंकि पूजा करने के लिए जाते, कम से कम बरगद को सभी पहचानते हैं। हाँ, ये बात तो है। से लेकर बड़े तक क्योंकि भाई आज की तारीख में अगर हम बात करें तो हमारे उत्तर भारत के कई इलाके, जैसे पंजाब है, हमारा हरियाणा प्रांत है, वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हमारे मध्य प्रदेश में और हमारे उड़ीसा में भी मनाया जाता है। जो सारे आपके वाले जो क्षेत्रों में मना रहे ना आप अभी, अभी हमारे वाले जो महाराष्ट्र है, अच्छा, और हमारा गुजरात बोलो जो हम, और हमारे दक्षिणी भारतीय जो राज्य है, गुजरात हमारा है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो महाराष्ट्र और दक्षिण भारतीय जो राज्य है हमारे, उस वहाँ पूर्णिमा को मनाया जाएगा। और महाराष्ट्र में उस दिन कटहल जो होता है, कटहल में पके हुए कटहल खाए जाते हैं। हाँ, पका हुआ कटहल, क्योंकि दक्षिण में बहुत ज्यादा होता है। और खास बात कटहल की भी एक बड़ी मजेदार है ना, बिल्कुल जड़ तक लगा रहता है फल। ये ऐसा फल है, वैसे तो सब्जी खाई जाती है लेकिन ये फल के उसमें प्रजाति में आता है। और इसमें जो अंदर कोया होता है वो खाया जाता है। एक बात और है, जो तुमने अभी कहा ना कि हमारा प्रांत, हमने कहा गुजरात, लेकिन दक्षिण भारत के भी सारे हमारे राज्य हैं, महाराष्ट्र भी, क्योंकि 15 दिन बाद जब जेठ पूर्णिमा को जब ये मनाया जाएगा तो भाई हमें फिर से
पकवान खाना होगा, पूड़ी खानी होगी, हाँ, हलवा तो खाना होगा, आज तो वाले भी सारे आपके और वो वाले भी आपके, तो हमारा सब मिला के हमारा ही है ना वो सब। बिल्कुल। तो क्या आपका क्या हमारा, और क्या हम सब हमारा। मिलके खाएंगे हम्म, अच्छे से, और गीत सुनते हैं अच्छा वाला। बिल्कुल, गीत भी सुनेंगे। बोलो 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 पिया, क्यों लिया मेरा जिया। बोलो 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 पिया, ओ बोलो 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 पिया। ये आँख और ये तेवर, ये नजर मस्त पिया। ये आँख और ये तेवर, नजर ये मस्त पिया। मैंने आँखों में तुम्हीं को अजीब पसंद किया। मैंने आँखों में तुम्हीं को अजीब पसंद किया। बोलो बोलो अजी बोलो, क्या मेरे बनोगे सजन अलबेले, बनम अलबेले। बोलो बोलो अजी बोलो, क्या मेरे बनोगे। बोलो 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 पिया, क्यों लिया मेरा जिया। बोलो 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 पिया, ओ बोलो 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 पिया। अदाएं देख तुम्हारी जी हम तो खो ही गए। अदाएं देख तुम्हारी जी हम तो खो ही गए। हमारे हो या न हो हम तुम्हारे हो ही गए। हमारे हो या न हो हम तुम्हारे हो ही गए। बोलो बोलो अजी बोलो, क्या मेरे बनोगे सजन अलबेले, बनम अलबेले। बोलो बोलो अजी बोलो, क्या मेरे बनोगे। बोलो 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 पिया, क्यों लिया मेरा जिया। बोलो 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 पिया, ओ बोलो 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 पिया। तो जब बोलने की बात हो रही है तो क्यों ना अच्छी अच्छी बातें की जाए। और हमें तो भाई बोलने के लिए मना करना पड़ता है कि मत बोलो, थोड़ा रुक जाओ। और भाई ये जो है ना, तुम कह रही हो कि अच्छी-अच्छी बातें बोली जाएँ, अच्छी-अच्छी बातें बोली जाएँगी तो मन खुश रहेगा। इस पर हम बाद में बात करेंगे। जी। लेकिन मन खुश करने के लिए एक बहुत बढ़िया सी एक और बात है जिनके बारे में हम बताना चाह रहे हैं, जो 1940 में जन्मी थी, डॉक्टर अबन मिस्त्री, जी। है ना? तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हमको ये भ्रांतियां हैं कि उन क्षेत्रों में सिर्फ पुरुष हो सकते हैं, महिलाएं नहीं। लेकिन महिलाओं ने ऐसी हर भ्रांति तोड़ने के लिए उन्होंने कदम बढ़ा दिया है, हमेशा से बढ़ाती आई हैं। और हाँ, ऐसी क्योंकि ही हम तो महिलाओं बहुत पुरानी बात कर रहे हैं आज। बहुत पुरानी बात हो रही है। और ऐसी ही महिलाओं को हम याद भी करते हैं क्योंकि उन्होंने कोई एक नया कदम उठाने की चाह रखी और आगे बढ़ी। तो तबला वादन भी एक ऐसा ही क्षेत्र समझा जाता है, या कहें कि पहले समझा जाता था, अभी भी समझा जाता है, जी। जहाँ पे महिलाएं बड़ी संख्या में हमें नजर नहीं आती हैं। लेकिन अब ये दायरा थोड़ा थोड़ा सिमटने लगा है, क्योंकि इस क्षेत्र में एक उल्लेखनीय कदम रखा था जो जिन महिला ने, उनका नाम है डॉक्टर अबन मिस्त्री, जिनके यानी बारे कि में हम कह सकते हैं कि सबसे पहली रही होंगी, हो सकता है और रही हों, लेकिन जहां तक की जानकारी है कि उस समय अगर 1940 में जन्मी डॉक्टर अबन मिस्त्री ही एक ऐसी महिला है जिन्होंने तबला सीखने का मन उस समय बना लिया जब महिलाएं इस क्षेत्र के बारे में सोचती तक नहीं थी। वैसे तो आजकल भी बहुत कम सोचते हैं तबले के में। अबन मिस्त्री ने न सिर्फ उस क्षेत्र को चुना, बल्कि उन्होंने अपना ऐसा नाम किया कि अब तबला वादन में जब महिलाओं का नाम लिया जाता है तो डॉक्टर अबन मिस्त्री का नाम बहुत सम्मान के लिए साथ लिया जाता है।
और 6 मई 1940 को उनका जब जन्म हुआ था, तो वो 4 साल की जब वो थी, तभी से उन्होंने संगीत के क्षेत्र में कदम बढ़ा दिया था। और उसके बाद वो 30 सालों तक संगीत सीखती रहीं, और इस दौर में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपनी आंटी मेहरू वर्किंग बॉक्स वाला से ली थी। उसके बाद तबला वादन की शिक्षा उन्होंने ली पंडित KKS जीजीना और उस्ताद आमिर हुसैन खान से, और गायन उन्होंने सीखा पंडित लक्ष्मण राव बोदास से। और भाई वो माँ सरस्वती की अनन्य भक्त थी, रोजाना उनकी आराधना करते समय तबला वादन करती थी। हम ये कह सकते हैं नेहा कि जिस समय डॉक्टर अबन मिस्त्री ने तबले का चुनाव किया, उस समय उनके सामने महिलाओं में उनके लिए कोई उदाहरण ही नहीं था, है ना। ऐसे में इस तरह से जिज्ञासा का उठना और मतलब कितना मुश्किल है इसका क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाना ना। जी, तो ये जब उनको ऐसी जिज्ञासा होती थी कि क्या कोई ऐसी महिला है जो उनसे पहले तबले के क्षेत्र में जा चुकी है, या ऐसा कुछ किसी ने किया है, तो ये जानने की उनके अंदर इतनी मन में उनके प्रबल उत्कंठा इच्छा हुई थी, कि वो जा करके उन्होंने महाराष्ट्र वो गई, पुरातत्व विभाग के दफ्तर चले गई। अच्छा। और वहां उन्होंने ये जानने की कोशिश की, और तब उन्हें महाराष्ट्र की भाज गुफा की दीवारों में बनी, जो कि उस वक्त 2200 साल पुरानी थी, अब तो और भी कई साल पुरानी हो चुकी है। एक चित्रकारी के बारे में उन्हें पता चला, जिसमें एक महिला तबले जैसा वाद्य बजाती हुई नजर आई। चित्र ऐसा बना हुआ था, और इस चित्र ने उन्हें उनकी कल्पना को उड़ान दे दी कि पंख मिल गए और बस वो उड़ पड़ी। डॉक्टर अबन मिस्त्री अपनी ही तरह की अनोखी महिला थी। अब हम सिर्फ तबले की बात नहीं है, अभी तो बहुत और भी मजेदार बातें हैं। उन्होंने न सिर्फ तबले में महारत हासिल की नेहा, बल्कि उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी उसके साथ साथ, और ऐसी विदुषी थी जिनका व्याख्यान सुनने के लिए सभी लालायित रहते थे। संगीत की वैज्ञानिक भी उन्हें कहा जाता है। यही नहीं, संस्कृत और हिंदी में वो साहित्य रत्न थी। वहीं संगीत के क्षेत्र में उनकी विविधता का अंदाज तो इस बात से लगाया जा सकता है कि भाई देखो, तबला वादन में उन्होंने संगीत प्रवीण किया। प्रवीण यानी कि उस समय का शोध करना, यानी PhD। और गायन में उन्होंने संगीत अलंकार यानी कि स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री ली। और सितार भी वो बजाती थी, संगीत में विशारद थी यानी ग्रेजुएट थी। तो इतनी सारी पढ़ाइयाँ उन्होंने की संगीत से संबंधित, और साथ ही साथ वो पखावज भी बजाया करती थी, और कथक नृत्यांगना भी थी। तो ये कह सकते हैं सोने पर सुहागा जो हम कहते हैं, बहुत कुछ था, बहुत कई सुहागे थे, है ना। जी। तबला वादन के लिए वो सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी जाती थी। और उन्हें विश्व की प्रथम पेशेवर महिला वादक तबला वादक कहा जाता था। डॉक्टर अबन मिस्त्री ने उनकी एक खासियत ये थी कि उन्होंने किसी एक घराने को नहीं अपनाया था। उनकी अपनी एक शैली थी, और उसमें 4 घरानों के अंदाज की झलक मिलती थी, जैसे दिल्ली, फर्रुखाबाद और अजराबाद और बनारस घराना। इन सारे घरानों से के जो एक छाप थी वो मिला जुला के उनके तबला वादन में मिलती थी। तो एक नई शैली थी, उनकी नई शैली थी। और यूं कहें कि नेहा सिर्फ ऐसा नहीं है, एक नई शैली बनाना अपने आप में बड़ा मुश्किल है। यानी कि यूं समझो कि चारों घरानों में उन्हें महारत हासिल थी, तब वो कुछ कर सकी, है ना। जब तक कि आपको सारी विधाओं में महारत हासिल ना हो, पारंगत ना हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी थी डॉक्टर अबन मिस्त्री। और उन्होंने खुद उल्लेख किया है कि अक्सर लोग उनके वादन को सुनने से ज्यादा ये देखने आते थे कि एक महिला कैसे तबला बजा रही है। सोचो कितनी मजेदार बात थी, है ना। क्योंकि वो तबला वादन कर रही है, लेकिन उनका वादन सुनने की बजाय ये सबके ध्यान में था कि महिला तबला कैसे बजा सकती है। और 1950 के दशक में जब वो शो किया करती थी, तो बहुत से कलाकारों को महिला वादक के साथ संगत करना अपनी शान के खिलाफ भी लगता था। और ऐसा जो व्यवहार उन्हें महिलाओं की ओर से भी उन्हें मिला करता था, महिलाएं भी इस बात को उतना स्वीकार नहीं कर पाती थी। और इन बातों से उन्हें एक प्रेरणा मिली, और उन्होंने अपने तबला वादन का एक रिकॉर्ड बनवाया, और ऐसा करने वाली भी वो प्रथम महिला थी। क्या बात है भाई। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप जो चीज, जैसे अभी हम आगे वैसे तो बात करेंगे उस पर विस्तार से, लेकिन यहाँ पर उसकी चर्चा कर लेते हैं कि जैसे कि हम तनाव को किस तरह से लॉक करके किनारे कर दें। उन्होंने उस तनाव को, यानी कि जो लोग ईर्ष्या करते थे, अगर उससे तनावग्रस्त होती तो ये खुशी उन्हें हासिल न होती। और ये जो कहना चाहिए कि एक प्रथम महिला जो पेशेवर उन्होंने अपना एक रिकॉर्ड निकलवाया, वैसी न बन पाती। और उन्हें प्रेरणा लेकर वो आगे बढ़ गई, उससे बजाय उससे आलोचनाओं से परेशान होने के वो आगे बढ़ गई। और उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी थी। संगीत प्रवीण शोध जो वो कर रही थी, उसको पुस्तक के रूप में ढालते हुए उन्होंने तबला और पखावज के घराने एवं परंपराएं इस पुस्तक की रचना की, और इसे कई संगीत विद्यालयों में शामिल किया गया पाठ्यक्रम में। और इसके अलावा उनकी पुस्तक है तबले की बंदिश। उसके अलावा कई शोध पत्र, आलेख, कॉलम वो लिखती रही। और अपने गुरु पंडित KKS जीजीना के साथ उन्होंने 19 अक्टूबर 1961 में स्वर साधना समिति की स्थापना की, जिनके द्वारा भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित
कई आयोजन किए जाते हैं। बिल्कुल। और 30 सितंबर 2012 को अबन मिस्त्री अपनी ढेर सारी उपलब्धियों के साथ अपना नाम अमर कर गई। 20 जनवरी 2018 को मरणोपरांत उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया की पदवी से नवाजा गया। आज डॉक्टर अबन मिस्त्री से प्रेरणा लेकर कई महिलाएं तबला वादन में देश विदेश में नाम कमा रही हैं नेहा। लेकिन फिर भी पायनियर तो यही थी, यही जनक हैं। डॉक्टर अबन मिस्त्री एक ऐसा व्यक्तित्व है जो ये सिखाती हैं कि अपने सामने आने वाली बाधाओं को न सिर्फ पार करो बल्कि एक ऐसा रास्ता बनाओ जो उन बाधाओं से कभी मार्ग अवरुद्ध ही न होने दे, और ऐसा रास्ता बना दो कि जिस पर सब चलना चाहें, है ना? क्या बात। पूर्ण चंद्र तरद रैन उजियारी अति प्यारी निरख जोग जुगत जागन जनहित बजाई बजाई मुरली अखंड मंडन महाराज मंडल मद निरत दिक्सोम दिक्सोम धिमिक तातैया तातै तक 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 दिग दिग बाजत बीन मृदंग टप मुरचंग मुरली मधुर धुनि कर ताल दुंदु बाजत गीत क्रांत दादी दिगदा क्रांत दादी दिगदा बनती बट पे यमुना तट पे दादी दिगदा बनती बट पे यमुना तट पे दादी दिगदा बनती बट पे यमुना तट पे काहे कान्हा करत बरजोरी काहे कान्हा करत बरजोरी छोड़ो 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 कन्हैया मोरी काहे कान्हा करत बरजोरी काहे कान्हा करत बरजोरी। रार मचाए अंदर लगाए रार रार बैया धरे गोरी गोरी काहे कान्हा करत बरजोरी काहे कान्हा काहे कान्हा काहे कान्हा करत बरजोरी काहे कान्हा करत बर दादी दिग थईता तत तत दादी दिग थईता दिगदा थईता तत तत थईता दादी दिग थईता दादी शांत दादी थईता तत थई नागे तुमना गट धाती न ताती नागे नड़ा नड़ा जेता कट जेता कट गेगे ताथई क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसा लगता है ना, इस जैसे इस गीत में सारी चीजें एक साथ लग रही थी, वैसा ही कुछ व्यक्तित्व अबन मिस्त्री जी का भी लगता है। जी हाँ, बिल्कुल लगता है। और या यूं कह सकते हैं नेहा, ऐसे लोगों के बारे में सुनकर कि जैसे अपने आप में अकेले अनोखे ही होते हैं, ऐसे लोग बड़े विरले होते हैं।
बिल्कुल। और ऐसा लगता होगा ना कि ये कभी इस तरह से तनाव वाली चीजें सोचते ही नहीं होंगे कि वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, हमें इसने क्या कह दिया, ऐसी सब बिल्कुल। चीजों के लिए वक्त ही नहीं उनके पास। तो मतलब कहने का यही मतलब है कि आप भी कुछ ऐसा करते रहें, व्यस्त रखें अपने आप को, कि आपको ये सोचने का मौका ना मिले कि नेहा क्या करने वाली हैं और अब क्या बताने वाली हैं। नहीं, ये वाला सोचना चाहिए ना। भाई हम लोग तो घूमने जाने वाले थे ना, तो अब चले? हम घूमने जाएंगे क्योंकि क्योंकि भाई थोड़ी घूमने थोड़ी से बारिश हो रही है यहाँ। हाँ ना, और लेकिन बड़ा पता अच्छा है लगेगा कुछ बारिश लोग में। बहुत नाराज हैं कि आप लोग बारिश बारिश की बातें करते हैं और यहाँ पर इतनी गर्मी पड़ रही है कि हम बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और बहुत तकलीफ होती है कि भाई तुम लोग बारिश की बातें करते हैं हम। हाँ और तो पर मजा ले अच्छा रहे हैं। लगता है, थोड़ी थोड़ी फुहार ऐसे महसूस करने चाहिए आपको भी, इस तरह से हाँ आंखें ना, बंद करके आप महसूस कीजिए, तो ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी, पंखे के सामने बैठ जाइए हाँ। और इस तरह से हमारी और बातों को किसी महसूस को कीजिए। किसी को खड़ा कर दीजिए कि वो पानी कैसे छिट्टे देता रहे, हाँ, ऐसा। गीला कपड़ा लगा दें। तो उससे थोड़ा थोड़ा हाँ बचपन में हम लोग बहुत ऐसा जी। करते थे। खूब पतला वाला दुपट्टा हो मलमल का और उसको खूब पहले तो भिगो दिया, जी। अच्छी तरह से निचोड़ लिया, उसमें पानी नहीं रहना चाहिए ज्यादा, हाँ निचोड़ के जितनी अपनी क्षमता हो, और उसके बाद उसको पंखे के नीचे और उसके बाद तान के सो जाओ, यानी ओढ़ लो अच्छी तरीके से, लेकिन वो शरीर में छुए नहीं, ऐसे आप करें सर और पैर पे खींच ले कि वो थोड़ा सा आपके ऊपर ऊपर से है, उठा हाँ। रहे, फिर देखिए कितना मजा आता है। फिलहाल हम ये सब यहीं पर करिए आप, और हम चलते हैं घूमने, क्योंकि जब हम घूमने जाते हैं कहीं ना, तो हमारा जो विकास है बहुत अच्छा होता है, हमारे अनुभव बहुत होते हैं, और कहीं ना कहीं घूमने से नेहा हमें कुछ फैसले लेने में या कहीं उतार चढ़ाव कुछ होता जी। है तो उसमें रहने में, ये सारी चीजों की आदत पड़ जाती है, और कहीं ना कहीं सामंजस्य स्थापित करना आ जाता है, मिलजुल कर रहना आ जाता है, इसलिए घूमना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो महाबलेश्वर चलते हैं। बिल्कुल, महाबलेश्वर चलते हैं, जो कि महाराष्ट्र के सतारा जिले के पास सह्याद्री पहाड़ियों में बसा हुआ है, एक हिल स्टेशन है। और ब्रिटिश शासनकाल जब था तो ये ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। अब भी महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं उनके रहने के लिए वो जगह है, गर्मियों में वो वहां जाकर रह सकते हैं। और यहाँ बड़ी स्ट्रॉबेरी मिलती है, बड़ी मात्रा में उगाई जाती है। क्या बात है। हाँ, तो आप अलग अलग खेतों में जाकर ताजा ताजा स्ट्रॉबेरी का आनंद ले सकते हैं। भाई क्योंकि यहाँ पे समशीतोष्ण वातावरण जो होता है ना, और जाहिर है कि अपने हाथ से आप तोड़कर खाएंगे तो बिल्कुल ताज़ी होगी, और इलाका बहुत खूबसूरत होगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरीके के पॉइंट्स हैं, नज़ारे देखने को मिलते हैं, और ऐसे कई पॉइंट्स हैं, और मंकी पॉइंट पर ऐसे 3 पत्थर आपको मिलते हैं जिनकी आकृति बंदर की तरह लगती है, और खास बात है कि ये प्राकृतिक रूप से ऐसे बने हैं, किसी ने उसे बनाया नहीं है। और नीडल पॉइंट जो यहाँ पर है, वहां पर चट्टानों के बीच में उसी तरह से छेद नजर आता है जैसे सुई में होता है, इसलिए इसका नाम नीडल पॉइंट है। और एलिफेंट पॉइंट में आपको एक गज आकृति दिखती है, यानी हाथी के जैसा ऐसा लगता है, हाथी वहां खड़ा है, उसकी सूंड है, सब कुछ नजर आता है। और अगर आपको पहाड़ पसंद नहीं है मान लीजिए, अच्छा। तो भी निराश नहीं होंगे आप वहाँ। फिर क्या है वहाँ? वहाँ पंचगंगा मंदिर है, जहाँ पर 7 नदियों का उद्गम स्थल है। कोयना, वेणा, सावित्री, गायत्री और कृष्णा नदी है, साथ ही सरस्वती और भागीरथी नदी भी है। और इसमें से जो सरस्वती नदी वो 60 वर्षों में एक बार ही नजर आती है। ये तो बात हो गई सरस्वती नदी की, लेकिन भागीरथी नदी जो है वो 12 वर्षों में एक बार प्रवाहित होती है, जबकि अन्य 5 नदियां 12 महीने प्रवाहित होती रहती हैं। बिल्कुल। और पॉइंट की जो हम बात करें तो सबसे ऊंचा पॉइंट है सिंडोला, और यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ सूर्योदय भी आप देख सकते हैं और सूर्यास्त भी देख सकते हैं। क्या बात है। और ये एकमात्र ऐसा पॉइंट है जहाँ दोनों चीजें आप देख सकते हैं आराम से। और नदियों के अलावा नेहा यहाँ महाबलेश्वर में एक बांध भी है जिसका नाम है धूम बांध। इसके अलावा वेरना लेक पर बोटिंग का आनंद लिया जा सकता है। चारों ओर हरी भरी झाड़ियों से घिरा हुआ ये नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है और मन को एकदम खुश कर देता है। और वहीं धार्मिक आस्था अगर आपका है, कहीं मन है कि धर्म में कुछ देखना चाहते हैं, तो यहाँ कई प्राचीन मंदिर हैं। महाबालेश्वर मंदिर है, पंचगंगा मंदिर है, कृष्णा मंदिर है। और कृष्णा मंदिर में कृष्णा नदी की पूजा होती है। यहाँ से कृष्णा खाड़ी नजर आती है, और काले पत्थरों से जो मंदिर बना है इसको देखते ही बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सामने आसमान खुला है, नीला आसमान, और बीच में काला मंदिर है। बड़ा सुंदर लगता है ये मंदिर भी। और वहां तक जाने का जो रास्ता है, मान लीजिए आपको मंदिर और ये सारी चीजें भी नहीं लुभा पा रही हैं, तो आप अगर वहां जाते हैं तो जाने का जो रास्ता है, क्योंकि पहाड़ीदार रास्ता है, घुमावदार रास्ता, आप आराम से जाते हैं। दोनों ओर घने घने पेड़ लगे हैं, बीच में आगे बढ़ती हुई एक सड़क है। बहुत अच्छा लगता है इस यात्रा को शुरुआत करते ही। यानी कि मतलब वहां अगर आपको जाके मजा ना आए तो आप रास्ता याद कर लीजिए कि कितने घुमावदार। जी। लेकिन नहीं, एक मिनट, क्यों नहीं अच्छा लगेगा? तुम ये क्यों बार बार कह रही हो? कई बार ऐसा होता है ना कि किसी को पहाड़ पसंद है, किसी को नदी पसंद है, यहाँ सारी चीजें हैं, तो आराम से जाकर आराम से घूम सकते हैं। और सड़क बड़ी अच्छी है, इसलिए यात्रा भी आपकी सुखद लगती है। पहाड़ों के शौकीन है तो ट्रैकिंग का आप आनंद ले सकते हैं। और अगर आप
नदियों के शौकीन है तो नदी, झरने, बांध, तालाब सब कुछ है आपके पास। धार्मिक व्यक्ति हैं तो प्राचीन मंदिर में एक अलग सा वातावरण आपको क्या मिल जाता चाहिए? है। अब कुछ क्या नहीं। चाहिए? नहीं, हैं? अभी भी कुछ बाकी है। कई जैसे? होते जैसे होते कई जिनको ऐतिहासिक स्थान पसंद होते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो यहाँ शिवाजी का किला भी है, प्रतापगढ़ का किला है, ओहो। वहां जा सकते हैं आप, तो आपको वो आनंद भी मिल जाएगा। और अगर हमें बाजार करना हो तो? तो बाजार भी है, रोड की दोनों ओर मार्केट लगे होते हैं, वहां से सामान आप ले सकते हैं। और ठंड के दिनों में जब ताजे ताजे गाजर गाजर वहां होते हैं, लाल मूली जब बाजार मिलती है, स्ट्रॉबेरी मिलती है, बड़ी अच्छी लगती है। अगर हम तो ये कहेंगे अगर स्ट्रॉबेरी आपको खाना अच्छा नहीं लगता है तो भी अच्छा आप वहां लगेगा। पर एक बार खाइए, क्योंकि वो अलग ही एक आनंद देता है। हाँ, ये बात तो है, क्योंकि जी। वहाँ उपजाऊ होती है, उपज होती है उसकी, जी। वहाँ का उत्पादन है, तो जाहिर है ताजी ताजी जब आप स्ट्रॉबेरी खाएंगे तो आपको जरूर अच्छा लगेगा। वैसे स्ट्रॉबेरी खाने में चाहे जैसी लगे, देखने में बड़ी खूबसूरत लगती है ना? देखने में बड़ी अच्छी लगती है, और कई बार तो ऐसा मन करता है कि हम घर ले आए और लगा लें पेड़ उसका। हाँ, बस पर हो नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जो मौसम चाहिए वो जी। अलग अलग भौगोलिक स्थिति वैसी सब जगह नहीं होती है। लेकिन हाँ, स्थितियों की जो बात हो रही है, समशीतोष्ण वातावरण जी। की जो हम बात कर रहे हैं, इसके लिए ये एहतियात जरूर रखें नेहा, कि हम अपने साथियों से बताएंगे कि जब भी जहाँ जाएं थोड़े गर्म कपड़े जरूर रखें। आप ये ना सोचें कि यहाँ का मौसम कैसा है, क्योंकि बिल्कुल। वहाँ थोड़ी सी, क्योंकि हिल स्टेशन है यहाँ का, जी। तो ठंडक रहती है। और साथ ही साथ क्योंकि बहुत लंबा आपको लंबी दूरी तय करनी पड़ सकती है, आपकी अपनी गाड़ी होगी तो भी आपको चलना पड़ेगा। कई दूर तक, बहुत दूर तक चलना पड़ सकता है, इसलिए चप्पल या जूते ऐसे रखिए जो आरामदायक हो। वो तो आप भाई कहीं आराम भी से चढ़ घूमने जाएं तो आप चप्पल जूते आरामदायक रखें, क्योंकि पैर जो हैं वो साथ देते हैं, तो हम घूम पाते हैं। बिल्कुल। है ना? और चढ़ाई भी चढ़नी है, उतरना भी है, सीढ़ियां भी हैं। क्यों और केवल चढ़ के नहीं जा सकते, लौटना भी जरूरी है। हाँ, लौटना तो पड़ेगा। नहीं, लौटने का मन तो नहीं करता है, पर एक टाइम है ना, उस टाइम में वो बंद करते हैं, तो अब निकलना ही पड़ता है बाहर। जी, तो टाइम की जब बात आ रही है तो हमें लगता है गीत का भी टाइम हो गया है। बिल्कुल। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। ए संजू, ए बिज्जू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ला 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 ला। ऐसे नहीं, बोलो में गाओ। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, पापा नहीं है दानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले।
रा माँ से मध्यम माँ 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 पा से एक पुजारी। सा सा रे ग ग म प प म ग ग म प प म रे म ग। हाँ सा रे ग ग म प प म ग ग म प प म रे ग सा। गा से गुनगुन करता है घूमे क्यारी क्यारी, माँ से मीठे बोलों में पासे एक पुजारी। गा से गुनगुन करता है घूमे क्यारी क्यारी, माँ से मीठे बोलों में पास एक पुजारी। पापा नहीं है धनी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे। ला 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 ला। धा मा धा पा गा पा, धा से धूप सुनहरी है ये नी नशीली लागे। धा से धूप सुनहरी है ये नी नशीली लागे। सरगम हो गई पूरी, अब क्या होगा आगे। अरे सरगम हो गई पूरी, अब क्या होगा आगे। हाँ सा रे ग ग म प प म ग म प ध ध प म प ध नि सा पा। सा रे ग ग म प प म ग म प ध ध प म प ध नि सा प सा। सरगम के साथी सरगम की धुन पे गाते चले। सरगम के साथी सरगम की धुन पर गाते चले। पापा नहीं है धनी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। गाते चले। सारे के सारे गामा को लेकर गाते। तो गाते हंसते हुए हम चले गए थे महाबलेश्वर और वहां से वापस लौट आए हैं, क्योंकि बाकी बातें भी बाकी थी। बाकी बातें तो वैसे हम वहां पर भी कर सकते थे, लेकिन ये जो हंसते गाते की बात है कि खुशी हम चाहते हैं कि हमें मिले, बिल्कुल। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि और भी जो लोग हैं उन्हें भी खुशी मिले और वो भी इसी तरह से खुश रहें बिल्कुल। जैसे कि हम खुश हैं। जी, जैसे कहा जाता है कि अब सबसे व्यक्ति ऐसा खुश होता है कि उसके पास क्या है, क्या संपत्ति है, क्या धन है, क्या है उसके पास, क्या सामान है या जो भी भौतिक सुविधाएं जी। हैं, सुख सुविधाएं, हम उन्हें आंकते हैं, उनको उसका आकलन करते हैं और फिर बिल्कुल। सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, वो हमें दुखी करती हैं चीजें। लेकिन अगर जो प्रकृति ने हमें दी हैं उन सारी चीजों पर अगर हम नजर डालें तो हमें लगेगा कि हमारे पास बहुत कुछ है। बिल्कुल, जैसे कि हमारे 2 हाथ हैं, हमारे 2 पैर हैं, बहुत सारे शरीर के अंदर अंग हैं, जी और हाँ। हमारी मुस्कान भी हम मुस्कुरा सकते हैं, दांत भी बिल्कुल। दिखा सकते हैं, और साथ ही साथ हम देख सकते हैं। देख सकते हैं। जी। ये जो नजरें हैं ये बहुत खूबसूरत तोहफा है, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल। इससे महरूम हैं, तो उनके बारे में हम सोच सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस है। बिल्कुल। हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं कि वैसे तो दान कई प्रकार के होते हैं, कन्यादान, शरीर दान, वस्त्र दान, अन्नदान, रक्तदान, सबका अपना महत्व है। आज हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं वो है नेत्रदान। नयनों का महत्व तो इसी बात से समझा जा सकता है कि नयन बिना सब सून, नयन बिना
तमस है दुनिया, इसी अंधकार को दूर करने के लिए जब हम अपने नेत्रों का दान करते हैं तो एक उस जिंदगी को प्रकाश मिल जाता है जो अभी तक अंधेरे में रहा था। मेरे ख्याल से इससे बड़ा पुण्य का काम, दान का काम कोई भी नहीं हो सकता। और इसी नैनों की हमें देखभाल भी करनी चाहिए, सुरक्षित कैसे रखना चाहिए, इन सब जागरूकता का विषय है। तो ये बात बहुत अच्छी है। लेकिन जो इन्होंने कहा कि एक ऐसा नहीं है, मतलब अगर एक व्यक्ति दान देता है तो बड़ी खास बात यह है कि 2 व्यक्ति के जीवन में प्रकाश आ जाता है, उसे दिखाई देने लगता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर उनके नेत्र की जो मेनली जो कह सकते हैं कार्निया जो होता है वही दान किया जाता है, और उससे कई लोगों की जीवन, मतलब 2 लोगों की भी अगर उनकी आंखों में वो इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जाता ही है। क्योंकि जैसे अगर, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी आपको जानकारी होगी कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा उतना भी नेत्रदान नहीं मिल रहा है। जितने जो लोग प्रज्ञाचक्षु लोग हैं वो पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो इसलिए एक व्यक्ति जिसके पास आंख नहीं है उन्हें एक आंख लगाई जाती है ताकि वो देख सकें। तो ये जो है नेत्रदान, इसका विशेष महत्व है। जैसा कि आपने कहा कि सब दान से बढ़ा है, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसके लिए वही है कि मृत्यु के कुछ घंटे के अंदर ही जरूरतमंद को दिया जाता है, और डॉक्टर आकर जिसकी मतलब शरीर जा चुका है, छोड़ चुका है, उसकी आंखों को निकालते हैं, कॉर्निया को, और उसको एक सही जगह पर रख लेते हैं। और उसके बाद जैसे कि वहां पर एक बैंक होता है, वहां उसे रखा जाता है। तो ये कह सकते हैं कि पहले से ही हम अपना नेत्र और बाकी अंग भी दान कर सकते हैं। इसके लिए हम पंजीकरण करवा सकते हैं जो संबंधित जगहें होती है वहां जाकर, और जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के कुछ घंटों के अंदर ही अंगों को जरूरतमंदों तक पहुंचा दिया जाता है। जो संबंधित अधिकारी होते हैं वो उसे सुरक्षित किस तरह से रखा जाए, उनके पास वो सुविधाएं होती है, और उनके पास वो लिस्ट भी होती है जिसमें पता होता है कि किन्हें उन अंगों की जरूरत है सबसे पहले, और उनकी पूरी लिस्ट होती है। जैसे कहते हैं प्रतीक्षा सूची होती है, यानी वेटिंग लिस्ट होती है, और वो अपना पंजीकरण करवा लेते हैं, जिन्हें चाहिए वो भी और जिनको देना है दान वो भी। तो इस तरह से एक आदान प्रदान की चीज है, तो इसे जरूर करें। और इसके लिए आप जैसे ये ना सोचें कि हमारी नजरें कमजोर हैं तो हम दान दे सकते कि नहीं, ऐसा नहीं है। जिनकी नजरें कमजोर हैं या कोई भी बीमारी है आप दे सकते हैं। और उसके साथ साथ जिसका कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका है, यानी कि उसकी शल्य चिकित्सा हो चुकी है, वो भी व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। और जिनको उच्च रक्तचाप है या अस्थमा है या मधुमेह के रोग हैं जिनको, वो उनकी विशेष जांच के बाद ही ये बताया जा सकता है कि उनका नेत्र दान किया जा सकता है, वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन रोगों का असर भी आंखों पर होता है। साथ ही जो संचारी रोगों से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं वो नेत्रदान नहीं कर सकते, जैसे कि एड्स, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, रेबीज और सिप्टिसेमिया, ल्यूकेमिया, टेटनस और इस तरह की कई जो मेनिंजाइटिस है, हाँ, इस तरीके की जो बीमारियां हैं, ये तो फिर बात आती है ना नेहा की चिकित्सक से पूछकर। लेकिन पहले आप अपना मन तो बनाएं, फिर आप ये होगा कि आप पात्र हैं कि नहीं। लेकिन फिर भी सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो हम सब पात्र हैं, नेत्रदान कर सकते हैं। तो संकल्प करें कि नेत्रदान करें, क्योंकि महादान है, और इससे हम किसी को दुनिया दिखा सकते हैं अपनी आंखों के माध्यम से। और मृत्यु के 4 से 6 घंटे तक ही उत्तम होता है आप वो लेते हैं। उससे ज्यादा 8 से 12 घंटे के अंदर उन्हें ये जो भी शरीर के अंग होते हैं वो लेना होता है, और दान के 3-4 दिनों के अंदर ही उसका उपयोग भी हो जाता है, क्योंकि एक जैसा कि आपने पहले भी कहा कि एक जो प्रतीक्षारत जो लोग हैं वो ज्यादा हैं और दान करने वाले व्यक्ति कम हैं, तो कर सकते हैं। और नेत्रदान मुफ्त है। बहुत से लोगों को लगता है कि नेत्रदान करने जाएंगे तो हमें कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और एक बात और है कि चिकित्सक आकर ले जाते हैं, और कुछ भ्रांतियां हैं इसके बारे में नेहा। जैसे कि लोग सोचते हैं कि चेहरा विकृत हो जाएगा जिसका नेत्र लिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल पता भी नहीं चलता है कि इनके नेत्र निकाल लिए गए हैं और सुरक्षित रख दिए गए हैं किसी और की जिंदगी में रोशनी करने के लिए। तो इन सारी चीजों से बचें, इनको मन में न लाएं। आप तो ये सोचिए कि जो शरीर पूरा नश्वर है, वैसे भी हमारे यहाँ कहा गया है कि ये नश्वर शरीर है, चला गया, तो बाकी चीजें जो इस्तेमाल हो सकती हैं वो क्यों न दे दी जाएं और बाकी लोगों की जिंदगी में रोशनी कर दी जाए। तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, अपनी आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा। अच्छा, वो क्या है? एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है। ये मूरत कैसी होती है? तेरी सूरत जैसी होती है। वो क्या है? एक मंदिर है।
मस्त है। मस्त हवा ने घूंघट खोला कलियों का, मस्त हवा ने घूंघट खोला कलियों का, झूम के मौसम आया है रंग रलियों का। वो क्या है? एक बगिया है, उस बगिया में कई भंवरे हैं, भंवरे क्या जोगी होते हैं, नहीं दिल के रोगी होते हैं। वो क्या है? एक बगिया है। ऐसे भी अनजान नहीं मैं अब सजना, बिन देखे मुझको दिखता है सब सजना। अच्छा वो क्या है? वो सागर है, उस सागर में एक नैया है, अरे तूने कैसे नाम लिया? मन से आँखों का काम लिया। वो क्या है? वो सागर है। तो इधर उधर जब हम देखने की कोशिश करते हैं और बारिश आ चुकी है तो बड़ा अच्छा सा नजारा कई बार नहीं दिखता है। भंवरे प्रेमी होते हैं ये, तो क्यों बोल नहीं रही हो? पहले वो तो ये वो याद कर लो, बाद में पता चलेगा कि हाँ मक्खी प्रेमी हम हों कि नहीं हों। पहले भंवरे प्रेमी होते हैं, ये तो मानना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल। लेकिन हम मक्खी प्रेमी न हो ये जरूर, ये भी याद रखना ये पड़ेगा। तो मतलब अलिखित वचन है सभी का कि मक्खी प्रेमी तो कोई हो नहीं सकता, हमें लगता है। मक्खी बहुत सी चीजों की प्रेमी होती है, सभी चीजों की जैसे होती है, ऐसा आम, लगता गुड़, है। हाँ। और भी बहुत हर अच्छी चीजों की वो प्रेमी होती है। जहाँ जहाँ नहीं उसे बैठना चाहिए वहाँ वो बैठती है। मतलब हाँ, सच बात है, ना खाने की जगह पे बैठना चाहिए उसे और ना गंदी जगह पे, तो बैठे कहाँ वो अपना पेड़ में बैठे चिड़ियों की तरह क्यों नहीं सीखती है मक्खी इस तरह की चीजें। लेकिन हम क्यों नहीं सीखते कि जैसे ही हम कुछ बनाए तो उसको ढक कर रखें, या पानी है कोई भी चीज खुली न रखें, कोई भी बर्तन जो है जिसमें खाना हमें परसना है उसको भी किसी तरह से ऐसे ढक कर रखें कि जैसे हमने धो तो दिया लेकिन उसका खुला छोड़ दिया, उसमें मक्खी बैठ गई तो वो बहुत सारी परेशानियां हो जाती है। जैसी बारिश आती है नमी न रखने दें, हमें नमी न रखें हम लोग, और रसोई घर अपना साफ रखें, तो ये सब हमें भी तो याद रखना चाहिए ना। तो और जो वो बैठी रहेगी अपना किचन का आराम जो से। सिंक होता है उसमें भी गर्म पानी डाल के सफाई करें, क्योंकि वो तो ज्यादा कीटाणुओं का घर हो जाता है कई बार। आकर्षित करता है। तो भाई ये ये सारी तो चीजें तो करनी हो है। गया कि हम क्या याद रखें, लेकिन भाई अब ठीक है, फिर भी मक्खियां जो है उन्हें भी कुछ खाना पीना है, तो वो जब आती हैं तो उसके लिए कुछ कुछ उपाय किया जा सकता है। जैसे कि कहते हैं ना कि दालचीनी, इसकी महक से मक्खी दूर चली जाती है, तो इसका धुआं किया जा सकता है। बिल्कुल। और एक तरीका मतलब मक्खियों के लिए है क्या? कि एक कटोरी में सिरका लेकर उसमें डिटर्जेंट पाउडर भी साथ में मिला लें थोड़ा सा। अच्छा। तो मक्खियां उस ओर आकर्षित होंगी, लेकिन वो उस कटोरे से फिर बाहर नहीं आएंगी, उसमें डूब जाएंगी। ऐसा? ऐसा लग रहा है ये मक्खियों की कुछ हम साजिश कर रहे हैं मक्खियों के हाँ, खिलाफ। जाल बिछा रहा है ना। जी। अच्छा, मतलब शिकार कर रहे हैं उनका। चलो ठीक है, जिसको जैसे करना है हम बता देते हैं। कुछ चीजें ऐसे, खीरा है, इस पे क्या होता है कि खीरा जब रख दिया जाता है तो मक्खियां उस पर नहीं बैठती हैं। तो अब आप पर निर्भर करता है कि कहाँ से आपको भगाना है। जैसे आपके खाने का सामान है वैसे तो उसे ढक कर रखें, लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ बर्तन है, जो भी चीज हम उठाएंगे किन किन चीजों को ढकेंगे, तो आप उन जगहों पर खीरे के कुछ टुकड़े काट कर रख दें तो वहां पर मक्खियां नहीं तो बैठेंगी। मक्खियां सलाद नहीं खाती हैं, ये पता चल गया हमें। अरे वाह। और सेब और लौंग भी हम सेब में अगर लौंग दबा के रख दें जहां मक्खियां बहुत ज्यादा दिख रही हैं वहां, तो भी मक्खियां बिल्कुल वहां से भाग जाती हैं। उनको लौंग की खुशबू बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो सेब में, अच्छा ठीक है, चलो सेब में नहीं भी रख सकते, हम ऐसे भी रख सकते हैं ना। ऐसे भी रख सकते हैं ना, आलू में भी काट के लगा सकते हैं। बिल्कुल, चलो ठीक है। और कपूर भी अगर हम जलाते हैं घर में तो भी मक्खियों को पसंद नहीं आता है। जी हाँ, इसीलिए तो थोड़ा सा एक हवन करने का प्रयोजन है हम लोगों को, क्या, और धुआं करने का एक जो है परंपरा, वो इसीलिए है। हालांकि एक चीज और है बड़ी जबरदस्त। बताइए। लाल मिर्च को पानी में मिलाकर और उस घोल को घर पर छिड़क दें, ये भी फायदेमंद है, लेकिन
हाँ, सावधानी इस्तेमाल के में साथ। सावधानी रखनी पड़ेगी, नहीं तो मक्खियाँ भी नहीं रहेंगी, हम भी नहीं रहेंगे। तो जब दोनों ही ना रहेंगे तो फिर फ़ायदा ही क्या है? फिर और कोई और हमने रहेगा। एक बात और है, हमने जी। आज ही आँख की सुरक्षा की बात की है, फिर क्या होगा? हाँ, भई उससे बड़ी थोड़ा परेशानी हो सकती है। खतरनाक, तो ये खतरनाक। वाला हम सोचते हैं कि बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएँ तो सब ऊपर कहीं एक जगह पे बैठ जाएँ और बाकी जगहों पर छिटक दें और वहाँ बिल्कुल संभल-संभल कर चलें। नहीं, नहीं भाई, ये वाला जो है 50-50 ये रहेगा। वाला नहीं आपका मन चलेंगे, हो तो ठीक करें, है। नहीं तो ठीक है। और जो तेल भी कई ऐसे होते हैं जिनसे मक्खियाँ को बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे कि लेवेंडर का तेल होता है, जी। नीलगिरी का तेल होता है, पुदीना होता है। नीलगिरी का तेल, अच्छा। और लेमन ग्रास का जो तेल होता है, इनकी खुशबुएँ बड़ी तेज़ होती हैं और मक्खियों को बिल्कुल भी सहन नहीं होता है ये। तो अच्छा। स्प्रे आता है इनके अलग-अलग, उन स्प्रे को करने से घर में तो खुशबू हो जाएगी और मक्खियाँ अपने अपने घर चली जाएँगी घर कहीं। चली जाएंगी, जी। जो तुम कह रही हो पेड़ पर भाग जाएंगी। हुँ। लेमन ग्रास जो जैसे कि बहुत इसके लिए जरूर कहना चाहेंगे नेहा, बहुत आसानी से लग जाता है, इसको लगाएं और जी। इसकी पत्तियों को अगर आप पानी में खूब भिगो दें और इसका आप खुद अर्क तैयार कर लें, यानी पानी उसका कर लें और 2-3 कटोरियों में जगह जगह आप घर में रख देंगी तो वैसे भी भाग जाएंगी। तो जरूरी नहीं कि आप उसे बाहर से खरीदें। बिल्कुल। तो ये भी हम एक काम कर सकते हैं और साथ ही उसकी जो चाय वगैरह में हम डाल के पी भी सकते हैं उसको, तो बड़ा अच्छा लगता है। वो तो है, जी। लेकिन अभी हमने कहा कि चलो अंदर चाय के की- कीटाणु भी मर जाएँगे फिर से। तो साथ में लौंग के तेल को अगर नारियल के तेल के साथ मिला के आप शरीर हाँ। में लगाते हैं, तो भी मक्खियाँ उस आपसे मक्खी मच्छर दूर रहते हैं, ऐसा दूर भी रहते कहा जाता है। तो ये इस बड़ा तरह से मुफीद चीज है। एक बहुत अच्छी चीज है कि अगर जी। बहुत ज्यादा मक्खियां घर में आ ही गई हैं रसोई घर में, तो एक कटोरी में गुड़ या कोई एक मतलब हमें लगता है कि इतना थोड़ा उनको भी भोजन वजन दे देना चाहिए। तो आप ऐसा कर सकती हैं कि एक कटोरी में एक गुड़ या कोई एक लड्डू, कोई भी मिठाई एक रख दें, सारी मक्खियां उधर चली जाएंगी और आपके खानों की तरफ नहीं देखेंगी। तो भोज्य जी, और फिर पदार्थ उन्हें है। जाली से ढक दें। फिर उन्हें वो डाल- अंदर खाते बस रहें। शैतानी सूझी इसको। तो जी। ये एक तरीका है क्योंकि कभी कभी कुछ हमारे घर में उत्सव हो या कोई ऐसा प्रयोजन जी। होता है तो आप बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं कर पाते, जैसे कि जाली का दरवाजा बंद करना हो या जैसे कि रोशनी में बहुत आती हैं, आप बिल्कुल। अंधेरा कर देंगे तो भाग जाएंगी मक्खियां। ये भी एक रास्ता है इनको ना बुलाने का। लेकिन ये सारी चीजें हर वक्त संभव नहीं है। जब आप अकेले घर में हो तो आप ये सब कर सकते हैं। जी। तो जब कोई ऐसा त्योहार हो या कोई बहुत सारे शादी आदि हो ना, तो आप एक आध लड्डू उनके लिए कहीं किनारे रख दीजिए, सारी वहां चली जाएंगी और आप निश्चिंत होकर खाइए पीजिए, बिल्कुल। मौज और घर करिए। में कोई बच्चे हों तो उनका बहुत ख्याल रखें। हाँ। क्योंकि वो सोचते हैं कि सारे खाने की चीज उन्हीं के लिए। बिल्कुल। वही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में। गाते हो गीत क्यों, दिल पे क्यों हाथ है, खोए हो किस लिए, ऐसी क्या बात है, ये हाल कब से तुम्हारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में। चलते हो झूम के, बदले है चाल भी, नैनों में रंग है, बिखरे हैं बाल भी, इस दिलरुबा का नजारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में। अपना जोर है, अपना वो शोर है, हमको है सब पता, दिल में जो चोर है,
ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों में। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों। तो अभी आपने सुना सीआईडी फिल्म का गीत, और उससे ठीक पहले अनुराग फिल्म से गीत आपको हमने सुनवाया। उससे पहले आप परिचय फिल्म का गीत सुन रहे थे, और उससे पहले बावर्ची फिल्म का गीत, और सबसे पहले आपने सुना सपेरा फिल्म का गीत। तो ये गीतों की हो गई फहरिस्त। और आप इससे खुश हो गए होंगे, यानी कि आपने अपनी खुशियां अनलॉक कर ली होंगी। खुशियां अनलॉक करना बहुत जरूरी है, और हमारे श्रोता जब अपनी खुशियां अनलॉक करते हैं, या अपने विचार उनके जो अनलॉक होते हैं, वो हम तक भी वो जरूर से जरूर पहुंचाते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक बहुत अच्छी बात नेत्रदान के संबंध में हमारे साथी ने लिखकर भेजा है कि अगर आपको आंखों का महत्व समझना है, नेत्रों का, तो 1 घंटे आंख बंद करके काम करने की कोशिश करिए, फिर आप समझ जाएंगे कि बाकी लोगों की, आप भी समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो कहते ना, जाके पैर ना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर भराई। जी हाँ, तो जब तक खुद पर ना आप महसूस नहीं करेंगे, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। जी हाँ, तो कोशिश करें आप इस तरह से कुछ उनकी तकलीफों को समझने की, या उनकी कठिनाइयों को, और फिर आप जरूर, जाहिर है कि नेत्रदान के लिए आज शपथ ले लेंगे, संकल्प कर लेंगे कि हमें भी नेत्रदान करना है। और खुशियों की जहां तक बात है, हमें लगता है कहीं ना कहीं आपको इससे जरूर खुशी मिलेगी। दान ऐसी चीज है। और आज हम बात कर रहे हैं, हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं, महत्वपूर्ण विषय तनाव, लॉक खुशी, ये अनलॉक करना, यानी आजकल स्ट्रेस ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और उसका मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत खराब असर पड़ता है। इसलिए तनावों को लॉक करना जरूरी है। हंसते खेलते रहो, अपनी समस्या अपने पास शेयर करो, तनाव अपने आप लॉक हो जाएगा। तनाव खत्म करने के लिए संगीत यानी मनोरंजन के लिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के सखी सहेली या कुछ बातें कुछ गीत प्रोग्राम सुनो, तनाव लॉक हो जाएगा और खुशियां अनलॉक हो जाएंगी। बिल्कुल। तो और तनाव लॉक करने के भी अपने अपने तरीके हैं सभी के, कि कोई संगीत सुनता है, कोई कुछ लिखता है, या कभी कोई थोड़ी देर शांति से बैठना भी चाहता है, या कोई किसी से बातें करना चाहता है। तो जो भी आपका तरीका है, तो पहले तो आप उसे पता कीजिए कि कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आपका तनाव लॉक हो जाता है, और आपकी खुशियां जो होती हैं वो आपके आसपास बिखर जाती हैं। तो बस उन्हें पता कीजिए, तो भी अपने आप काम बन जाएगा, क्योंकि सबके अलग अलग तरीके होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है, ये तो होगी तरीके की बात। लेकिन वहीं कुछ जैसे स्थिति कोई भी है, परिस्थिति है, हमारे आसपास जो भी वातावरण है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको किस तरह से स्वीकार करते हैं, या हम उस पर कैसी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, या किस तरह से उसको हम रोचक बना सकते हैं। ये हमारे ऊपर भी निर्भर करता है। हो सकता है वो स्थिति आपके लिए बहुत दुखदाई हो, और हम उसको अपने ढंग से एंजॉय करें और उसका मजा लें। बिल्कुल। और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो चुकी होती हैं जिनके बारे में आप तनाव भी ले लें, तो भी आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो उसे स्वीकार कर लीजिए। बहुत से लोगों का व्यवहार अगर आपको पसंद नहीं आता है, तो आपको कहीं ना कहीं ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आप स्वयं को ही बदल सकते हैं, आप दूसरों को ज्यादा नहीं बदल सकते। जी हाँ, ये थोड़ा बहुत बदलने की कोशिश कर सकते हैं, पर उसमें भी आपका तनाव बढ़ सकता है अगर वो व्यक्ति उस तरह से ना बदले। उसकी बजाय आप बदल जाइए थोड़ा, तो वो आसान है थोड़ा ज्यादा। कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा कि आप अपने आप में किस तरह से उसके प्रति आप रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, या आप खुद को बदल सकते हैं। मतलब बात तो वही हो गई ना नेहा, हम नहीं खुद बदल सकते, लेकिन आपको बदल सकते हैं। सोचिए कितनी क्षमता है हमारे अंदर। कभी सोचा है? दूसरों को हम बदल सकते हैं, और हम पूरी कोशिश कर देते हैं, इतनी कोशिशें करते हैं हम दूसरों को बदलने की। अगर उसे आधी क्या कहते हैं, हम उससे चौथाई कोशिश भी करें, तो हम खुद बदल जाएं और बड़े आसानी से खुशी खुशी रहें। जी हाँ, और हमें लगता है कहीं ना कहीं खुशियां अनलॉक करने के लिए बहुत जरूरी है
उसमें भी आप ये मत सोचिए कि आपको बदलना पड़ेगा, बस आपको वो स्वीकार करना है कि ये व्यक्ति ऐसा ही है। वैसे भी कहते हैं ना कि जो हमें मिला है वो 10% है, 90% खुशियां इस बात पर निर्भर करती हैं कि हम कैसे उस पर रिएक्ट कर रहे हैं या हम कैसे उसका स्वागत कर रहे हैं। अब जैसे गर्मी की बात है, अगर आप वेलकम समर कर दीजिए, हैप्पी समर कर दीजिए, देखिए आपको यही गर्मी है कितना आनंद देती है ना। हाँ, और गर्मियों की भी हर मौसम की भी अच्छी अच्छी चीजें ना। हम गर्मी कितनी हो रही है, लू कितनी चल रही है, ये सोचने की बजाय ये सोचिए भाई आम आ गया है, लीची आ गई है और भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं। हमने शहतूत खिलाया, तरबूज है, खरबूजा है, ये सब चीजें इसी समय आती हैं, जामुन आती हैं, तो इन सब का मजा लीजिए। और बचपन की गर्मियों को याद कीजिए, अगर गर्मियां नहीं आती तो क्या हाल होता आपका। उस वक्त तो कोई सोचता भी नहीं था कि गर्मी है, ये है, तब वो तो नेहा बताया जाता था, तब बताया जाता था। और हम लोग तो ऐसा, भाई हम तो यही सोचते थे कि जितना पसीना निकलेगा उतना लगेगा कि हम कितनी काम करके आ रहे हैं। तो कोशिश करते थे कि बड़ों को इतना पसीना निकलता है, हम लोगों को क्यों नहीं निकलता है। तो कुछ कुछ चीजें होती हैं, आप अपने बचपन को याद करके भी अपनी खुशियां अनलॉक कर सकते हैं। और बहुत इंतजार ना करें किसी बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ी उपलब्धि का। छोटी छोटी उपलब्धियों में खुश रहें और दूसरों की खुशियों में भी शरीक हों, और उन खुशियों को भी आप अपनी खुशी माने और खुश रहें। तुलनात्मक ना हो कि भाई इसने ये चीजें पाली, अब मेरे पास ये चीजें नहीं। आप ये देखिए कि आपके पास क्या क्या है, और अगर आपको उसमें खुशी नहीं मिले तो आप ये देखिए जो आपसे कमतर है उनके पास क्या क्या नहीं है। तो इसमें भी आपको पता चलेगा कि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। साथ ही आप ये मत सोचिए कि अगर मैं एक लक्ष्य ऐसा मत बनाइए जो कि आप जिसको नहीं पा सकते हैं आसानी से, तुरंत। बिल्कुल छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, उनको पाइए, उनकी खुशियां पाइए और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। और इसके साथ साथ ये भी बात है कि लक्ष्य पाने की बात तो दूर की है, वो रास्ते में जो मजे आ रहे हैं, यानी उन लक्ष्य को पाने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें कभी हम गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी बड़े पत्थर आते हैं, कभी छोटे पत्थर आते हैं, कभी बारिश होती है, कभी धूप मिलती है हमें, तो उसका भी मजा लीजिए। और कहीं ना कहीं यही बात है कि जो भी चीज है उसमें खुश रहें, और कहीं ना कहीं खुशियां अनलॉक करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर जाएं। तो आपको जब हम किसी स्थिति या स्थान से या किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति के मिलने से खुश होते हैं, तो जैसे ही वो हटती है तो हम फिर दुखी हो जाते हैं। तो बेहतर है कि आप अपने आप में खुश रहने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो जब आप अपना साथ पालेंगे, अपने साथ खुश रहने लगेंगे, तो जो बाकी चीजें जो अच्छी मिलेंगी, जो परिस्थितियां अच्छी होंगी, उनसे आपको डबल खुशी मिलेगी। और अगर वो नहीं मिल रही है तो आपको आपकी जो सिंगल खुशियां जो हैं, वो तो आपके पास ही रहेंगी। और अपने पास बैठने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे तुमने कहा, जब हम अपने आप को पालेंगे तो पाने के लिए आप तो अपने पास है ही, उसके लिए भी आपको कुछ करना नहीं है। तो इसी तरह से हम तो यही कहेंगे आपसे कि खुश रहें, खुशियां आपके आसपास रहें। और एक जब ऐसा होता है ना कि जब हम खुश होते हैं तो एक वर्तुल बनता है, या जैसे कि लहरें बनती हैं, और फिर वो बनती जाती हैं और वो उनका दायरा बढ़ता जाता है। जी, तो खुशियां खुशियों को खींचती, हम कह सकते हैं, और दुख दुख को खींचता है। वैसे ही समय भी हमें खींच रहा है और कह रहा है कि बस बहुत हो गई बातें। अच्छा, हाँ, देखिए अभी हमको यहाँ से जाते हुए हमें भी बड़ा दुख होता है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि फिर आज अगर हम जाएंगे तो भी हम वापस कल आ सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह से आप भी सोचिए, खुश रहिए सभी। और सखी सहेली कार्यक्रम से नेहा शर्मा और रेणु चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।